आज का टॉपिक है हमारे पास अगला चैप्टर नंबर 3 का कृषि। कृषि को कहते हैं एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का क्या महत्व है? एग्रीकल्चर दो शब्दों से मिलकर बना है, एग्री और कल्चर। एग्री का अर्थ होता है खेत और कल्चर का होता है खेती। तो इसी प्रकार एग्रीकल्चर का अर्थ हुआ खेती करना। कृषि पशुपालन और फसलों के उत्पादन से संबंधित क्रिया है। कृषि का क्या महत्व है? ये राष्ट्रीय आय का बहुत बड़ा स्रोत है। भारत में राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत है। ये राष्ट्रीय आय का एक बड़ा स्रोत है। भारत की 70% जनसंख्या कृषि पर ही निर्भर है। रोजगार का मुख्य स्रोत भारत में रोजगार, कृषि क्षेत्र सबसे ज़्यादा रोजगार लोगों को दिलाता है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की समस्या कृषि ही सॉल्व करता है। पशुपालन, मत्स्य पालन, ये सभी कृषि में आते हैं। उद्योगों के लिए सहायक, कृषि के द्वारा ही उद्योग धंधे चल पाते हैं। उद्योगों के लिए जो कच्चा माल है वो कृषि क्षेत्र से ही आता है। यदि कृषि क्षेत्र कच्चा माल की पूर्ति ना करे तो उद्योग मुश्किल से चल पाते हैं। कृषि क्षेत्र विदेशी व्यापार का मुख्य आधार है। जो भी दूसरे देशों के साथ व्यापार किया जाता है, जैसे तिलहन, चाय, कॉफ़ी, तंबाकू आदि का कृषि द्वारा ही उत्पादित किया जाता है। आर्थिक विकास का आधार कृषि आर्थिक विकास का आधार है। बिना कृषि के विकास के हम औद्योगिक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। अब अगला प्रश्न है हमारे पास, भारतीय कृषि की कौन कौन सी समस्या है? निम्न उत्पादकता। भारतीय कृषि की उत्पादकता क्या है? बहुत निम्न स्तर की। विश्व के अन्य देशों की तुलना में भारत की उत्पादकता बहुत कम है। फिर है छिपी बेरोजगारी। भारतीय अर्थव्यवस्था में छिपी प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। किसी कार्य को करने के लिए जितने श्रमिकों की ज़रूरत होती है उससे ज़्यादा श्रमिक कार्य में लगे होते हैं। यदि उनको हटा भी दिया जाता है काम से तो उत्पादन में कोई खास फर्क नहीं पड़ता। मौसमी व्यवसाय। भारतीय कृषि जो है वो मौसम पर आधारित है। मौसम के अनुसार ही फसलें उगाई जाती हैं। उचित समय पर वर्षा न होने के कारण उत्पादन कम होता है। किसानों को 6 महीने बेरोजगार रहना पड़ता है। जीवन निर्वाह खेती। भारतीय कृषि के द्वारा उत्पादन जो किया जाता है वो तकनीक पिछड़ी होने के कारण उत्पादकता कम होती है, जिसके लिए जो भी कृषि की जाती है वो केवल जीवन निर्वाह के लिए ही की जाती है। भारतीय कृषि की मुख्य समस्या कौन कौन सी और भारतीय कृषि के पिछड़ेपन के क्या कारण? सबसे पहले विपणन की समस्या, मार्केटिंग की समस्या। भारतीय कृषि उत्पादन की बिक्री की उचित व्यवस्था न होने के कारण किसानों को उनकी उपज की उचित कीमत नहीं मिल पाती। मंडियों की उचित व्यवस्था न होने के कारण, व्यवस्थित मंडियां न होने के कारण उनको किसानों को उनकी उपज की उचित कीमत नहीं मिल पाती। वित्त की सुविधा न होने के कारण, वित्त मतलब ऋण से समस्या सॉल्व नहीं हो पाती। किसानों को बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के द्वारा जो ऋण उपलब्ध करवाया जाता है वो अपर्याप्त होता है या फिर कई फॉर्मेलिटीज़ वाला होता है, जिसके कारण उनको उचित समय पर ऋण नहीं मिल पाता। फिर और क्या समस्या है? सिंचाई की समस्या। भारतीय कृषि में जो किसान हैं वो, उनके पास जो भूमि है उसमें 20% भूमि पर ही सिंचाई की व्यवस्था है। उचित व्यवस्था ना होने के कारण उत्पादकता कम होती है, क्योंकि वर्ष के कुछ महीनों में ही कृषि की जाती है। पुरानी पिछड़ी तकनीक। भारतीय किसान कम पढ़े लिखे होने के कारण कृषि उत्पादन और आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करना नहीं जानते हैं, जिसके कारण उत्पादन तकनीक पिछड़ी होती है और उत्पादकता कम होती है। वही छोटी जोतों की समस्या। छोटी जोत मतलब खुद छोटे खेत होने की समस्या है। छोटे छोटे खेत होने के कारण, बिखरे होने के कारण, इधर उधर फैले होने के कारण आकार छोटा होता है, जिसके कारण आधुनिक मशीनें उस पर अच्छे ढंग से काम नहीं कर पाती, जिससे उत्पादकता कम होती है। बड़े बड़े खेतों में हम ट्रैक्टर से खेती कर सकते हैं। बड़े बड़े ट्रैक्टर्स के खेत के द्वारा से खर्चा कम होता है। अब प्रश्न है हमारे पास, हरित क्रांति क्या है और उसका क्या लाभ हुआ? हरित क्रांति के द्वारा कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई, 1968 में आई है। इससे क्या फ़ायदा हुआ? सबसे पहले उत्पादन में वृद्धि। कृषि उत्पादन में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है। किसानों ने व्यापारिक खेती करना सीख लिया। इसके द्वारा पूंजीवादी खेती, इसके द्वारा किसान अब लाभ के लिए खेती करना शुरू किया। उद्योगों का विकास। हरित क्रांति के फलस्वरूप कच्चे माल का जो रिक्वायरमेंट थी उद्योगों के द्वारा उसको पूरा किया जा सका और किसान समृद्ध हुए। किसानों की आय में वृद्धि हुई है। हरित क्रांति के बाद किसानों की आय में वृद्धि हुई, राष्ट्र निर्माण में सहायक सिद्ध हुए।
हम ये स्टडी करेंगे कि हरित क्रांति जो देश में आई थी 1968 में, उसके पीछे कारण क्या थे, क्यों आई वो हरित क्रांति। सबसे पहले रासायनिक उर्वरकों का उपयोग। अब किसानों ने रासायनिक उर्वरक केमिकल्स वाले फर्टिलाइज़र यूज़ करने शुरू कर दिए, केमिकल वाले खाद बीज को इस्तेमाल किया अच्छी क्वालिटी के। उसके बाद कृषि यंत्र का इस्तेमाल किया, आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल होने के कारण कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई। सिंचाई व्यवस्था उचित होने के कारण, पानी की अच्छी व्यवस्था होने के कारण उत्पादन में वृद्धि हुई। बहुफसलीकरण का मतलब है एक साथ कई फसलें उगाना, और उसका लाभ किसानों को प्राप्त हुआ। उन्नत बीज, अच्छी क्वालिटी के बीजों का इस्तेमाल किया जिसके कारण उत्पादन में वृद्धि हुई और जिसे हरित क्रांति का नाम दिया गया। अब ये प्रश्न है हमारे पास, हरित क्रांति के दोष कौन कौन से हैं, क्या क्या समस्या है हरित क्रांति की। हरित क्रांति, सीमित फसलें। हरित क्रांति के द्वारा केवल सीमित फसलों तक ही उत्पादन में वृद्धि हो पाई, कुछ ही फसलें के उत्पादन में ही वृद्धि हो पाई। सीमित क्षेत्र, इसका जो लाभ हुआ वो केवल पंजाब, हरियाणा आदि राज्यों पर ही पड़ा, जहाँ पर ही कुछ लोग किसान समृद्ध हो पाए। धनी किसानों को इसका लाभ मिला, केवल जो बड़े किसान थे वही इसका लाभ उठा पाए, क्योंकि आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल करने के कारण वो ज़्यादा बड़े खेतों पर इस्तेमाल की जा सकती थी, जिसके कारण धनी किसानों को इसका लाभ मिला। असमानताएं, हरित क्रांति के कारण असमानताएं बढ़ी, अमीर किसान बहुत ज़्यादा अमीर हो गया और गरीब किसान बहुत गरीब हुआ। अब है हमारे पास भूमि सुधार क्या है। भूमि सुधार एक सरकार के द्वारा बनाया गया एक भूमि सुधार की एक प्रक्रिया है। इसके द्वारा जो कृषि संबंधी समस्याएं उनको दूर करना है। सबसे पहले ज़मींदारी प्रथा का उन्मूलन। ज़मींदारी प्रथा के द्वारा ज़मींदार किसानों को खेती करने के लिए ज़मीन देते थे और बदले में उनसे किसान लगान वसूल करते थे। सरकार ने ज़मींदारी प्रथा को समाप्त कर दिया कानून बनाकर, जो बिहार में सबसे पहले पास किया गया। इसके द्वारा जो ज़मीन पर खेती करेगा उसका उसे मालिकाना हक दिलाया जाएगा और ज़मींदार प्रथा को समाप्त कर दिया गया। उसके बाद है हमारी काश्तकारी प्रथा में सुधार, मतलब जो ज़मींदार काश्त पर खेती करने के लिए किसानों को देता था, अब उन्हें मालिकाना हक दिलाया गया और जो खेती भूस्वामी से ले ली, जो भूस्वामियों के द्वारा दी गई ले ली गई और उन्हें उसका उचित मुआवजा दिलाकर वो भूमि का मालिकाना हक काश्तकारों को दिलाया गया, जो उनके लिए मजदूर के रूप में कार्य, जमींदारों के लिए। उसके बाद तीसरा सुधार ये हुआ है भूमि की उच्चतम सीमा। अब भूमि सुधार अधिनियम के अनुसार भूमि की उच्चतम सीमा निर्धारित की गई। यदि इससे अधिक कोई भूमि किसी किसान के पास होगी तो सरकार उसको उसका उचित मुआवजा देकर उससे भूमि ले लेगी और बदले में जो भूमिहीन किसानों को वो भूमि दे दी जाएगी। फिर आता है हमारे पास चकबंदी, कंसोलिडेशन। इसके मुताबिक किसानों को इधर उधर बिखरे हुए खेतों के स्थान पर एक ही जगह पर खेत दे दिया जाता है, लेकिन ये सब चीज़ें आपसी समझौते के द्वारा किसानों के द्वारा की जाती है, ताकि किसान आसपास ही खेती कर पाएँ और उन्हें बड़े बड़े प्लॉट पर खेती करने मिले। फिर है सहकारी खेती। सहकारी खेती में लोग आपस में मिलकर खेती करते हैं और जो खेती होने के बाद जो लाभ प्राप्त होता है उसे आपस में बांट लिया जाता है। ये पंजाब और हरियाणा में विस्तृत रूप में की जाती है। जो लाभ प्राप्त होता है उसे फिर अपनी कमेटी होती है उसमें बांट लिया जाता है। अब हमारे पास नई कृषि नीति कब लागू की गई। नई कृषि नीति 28 जुलाई 2000 को लागू की गई थी। इसके द्वारा नई तकनीक का इस्तेमाल करना था ताकि कृषि उत्पादन में वृद्धि हो सके। दूसरा पॉइंट है हमारे पास ग्रामीण बेरोजगारी का समाधान करना। नई कृषि नीति इसलिए भी लागू की गई ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में फैल रही बेरोजगारी को दूर किया जा सके और गांव के लोगों को गांव में ही रोजगार उपलब्ध करवाया जा सके। सिंचाई की व्यवस्था की गई। नई कृषि नीति के द्वारा सिंचाई की व्यवस्था की गई ताकि किसानों को हर महीनों में काम मिलता रहे, ताकि उन्हें बेकार ना रहना पड़े। सिंचाई की व्यवस्था होने के कारण उत्पादन में वृद्धि हो।
नई कृषि नीति के द्वारा कृषि उत्पादन में वृद्धि करना एक मुख्य उद्देश्य था, ताकि कृषि उत्पादन में वृद्धि हो, इसलिए नई कृषि नीति की आवश्यकता महसूस की गई। नई कृषि नीति लागू करने का मुख्य उद्देश्य ये भी है कि विदेशी व्यापार में वृद्धि करना। विदेशी व्यापार में वृद्धि करने के लिए, ताकि देश की राष्ट्रीय आय बढ़, विदेशी पूंजी भंडारण में वृद्धि हो, इसलिए कृषि उत्पादन ही एक मुख्य स्रोत है जो विदेशी वस्तुओं को, कृषि वस्तुओं को विदेशों को निर्यात करता है और आर्थिक विकास में सहायक। कृषि सभी क्षेत्रों का आधार है। कृषि के द्वारा विकास होने के कारण ही औद्योगिक क्षेत्र के उत्पादन में वृद्धि होती है। औद्योगिक क्षेत्र में उत्पादन में वृद्धि होने के कारण ही सेवा क्षेत्र में वृद्धि होती है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि कृषि उत्पादन में वृद्धि करने से ही तीनों क्षेत्रों का विकास हो पाएगा, और इसी के लिए नई कृषि नीति लागू की गई।